हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो ज्योग्राफी थ्रू एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम कुछ वीडियोस बना चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा बहुत कवर कर चुके हैं हम इसको। और आज हम पढ़ रहे हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हालांकि ये कल स्टार्ट हो गया था ये चैप्टर, इसमें थोड़ा सा बहुत पोर्शन बचा हुआ है, इसका भी आज कवर करना है। और इससे पहले काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आप एक सीक्वेंस में सारी वीडियोज़ देख लेंगे तो आपका जितना भी ज्योग्राफी है वो सब पूरा हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से आपका नहीं छूटेगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ साथ लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी करंट अफेयर्स के अपडेट्स हैं, क्विजेज़ हैं, लोअर पीसीएस मेंस का क्वेश्चन हैं, सब चीज़ें वहीं पर पोस्ट होती हैं। तो वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर इनकेस आप एडवोकेट जनरल का तैयारी कर रहे हैं या एडवोकेट जनरल के पेपर के साथ साथ अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है कि अब आप एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। जिससे कि टेस्ट सीरीज़ अगर आप देंगे, टेस्ट आप देंगे, तो उससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि एक तो आपको आपकी परफॉर्मेंस पता चल पाएगी कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, कौन से आपके वीक एरियाज़ हैं। ऑल्दो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक टेस्ट देने से क्या होता है फ़ायदा कि हमें ये पता चल जाता है कि हम कहाँ पे पीछे हट रहे हैं, यानी कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और अभी आज 8 फरवरी हो चुकी है, तो ऑलरेडी फेब के 8 दिन चले गए हैं, यानी कि कुछ दिन 20 दिन फेब के बचे हैं और 27 दिन मार्च के हैं, 26 दिन। तो 27 मार्च को आपका एडवोकेट जनरल का पेपर है और 3 अप्रैल को आपका अपर पीसीएस है। तो दोनों पेपर लगभग लगभग पैरेलल से ही हैं, तो इसलिए आपको पैरेलल प्रिपरेशन करनी है दोनों की। तो इसलिए मेरा आपको ये सजेशन रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो एक सिंसियर स्टूडेंट्स हैं और चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, तो दे कैन कंसिडर कि वो जो है किसी भी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो अपर पीसीएस की हो, चाहे वो एडवोकेट जनरल की हो, अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए। चलिए, बाकी ये सब चीज़ें हमने कल कवर कर ली थी कि इसमस क्या होता है। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, ये हमने सब कल कवर कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, एडमंड हिलेरी से हमें देखना है। तो देखते हैं कि एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड में, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में है, उसके बाद नीचे हिंदी में शुरू हो जाएगा। तो जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकता है और जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो भी देख सकता है। तो एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के हैं और टेंजिंग नॉर्गे शेरपा ये भारत के थे। ये फर्स्ट मैन थे जिन्होंने क्लाइम किया था हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट को 29 मई 1953, यानी कि 1953 में एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड और टेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो कि भारत के थे, इन्होंने सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई फतेह की थी। उसके बाद जंको टेबी हैं जापान की, ये पहली महिला थी जो समिट पे पहुंची थी 1975 में, 16 मई 1975 में। और पहली इंडियन विमेन जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंची थी वो थी बिचेंद्री पाल, उत्तराखंड की हैं ये, और 23 मई 1984 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सवाल डायरेक्ट डेट पूछ सकता है कि सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा, किस तारीख को चढ़ा। उत्तराखंड में डेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो डेट्स भी पूछ सकते हैं, और ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो इससे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। अगर आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखेंगे ज़्यादातर तो वो सदर्न हेमिस्फेयर में ही है। एंडीज़ मैंने आपको मैप में दिखा दी थी कि जो एंडीज़ है वो कहाँ पे है, वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अगर आप देखेंगे तो इस वाले मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, इस वाले मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ज़्यादातर वो, ये देखिए इक्वेटर यहाँ पे जा रहा है, तो इक्वेटर से सारा नीचे ही है पोर्शन, लगभग लगभग सदर्न हेमिस्फेयर में ही है, और यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ही है। और ये क्या है, ये एंडीज़ माउंटेन है जो बिल्कुल समुद्र के पैरेलल पैरेलल चलती है और यहाँ से लेके ऊपर तक जाती है ना। तो पूरी जा रही है ये, आप देख सकते हैं नीचे से स्टार्ट होती है और पूरी ऊपर तक जा रही है। तो पूरी ऊपर तक जा रही है, तो ये एंडीज़ माउंटेन है। उसके बाद आता है सदर्न हेमिस्फेयर हो गया। एंडीज़ जो है वो लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी रिवर, एक वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बहती है, अमेजन। उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट है, देखिए लॉन्गेस्ट नहीं कह रहा है, ये लार्जेस्ट कह रहा है। लार्जेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पानी की वॉल्यूम के हिसाब से, यानी कि जो पानी की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा अमेजन में है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया अगर देखा जाए तो अपने आप में साइज़ में स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर, जो दक्षिणी गोलार्ध में ही है पूरी की तरह। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस एंड सीज। चारों तरफ से ऑस्ट्रेलिया को समुद्र ने घेरा हुआ है, तो इसलिए इसको एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, यानी कि एक द्वीप करके महाद्वीप है ये, एक द्वीपीय महाद्वीप है। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अंटार्कटिका जो है वो पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फेयर में है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। साउथ पोल जो है वो इस कॉन्टिनेंट के अंटार्कटिका महाद्वीप के बीचों बीच है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट।
है ना। तो ये हर समय मोटी बर्फ़ की चादरों से ढका रहता है और ये साउथ पोलर रीजन में है। एक स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कभी कभी आर्कटिक में और अंटार्कटिक में। देखिए पहली बात तो ये कि अगर ये अर्थ है तो ये ध्यान रखिए, जो ऊपर नॉर्थ पोल होगा और नीचे साउथ पोल होगा, ऊपर तो होगा आर्कटिक ARCTIC और नीचे होगा अंटार्कटिका, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स को ये कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि पेंगुइन्स जो जानवर हैं, पक्षी हैं, वो कहाँ मिलेंगे और पोलर बियर कहाँ मिलेगा। देखिए ऊपर नॉर्थ पोल में तो आपको पोलर बियर मिलते हैं आर्कटिक में, है ना। सफ़ेद कलर के जो पोलर बियर होते हैं वो हमें अंटार्कटिक में नहीं मिलते, यहाँ पे नीचे नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे ऊपर ही सिर्फ आर्कटिक में। और जो पेंगुइन है ना, जो पेंगुइन्स हैं वो सिर्फ आपको अंटार्कटिक में मिलेंगी, नीचे वो आर्कटिक में नहीं मिलेंगी। तो इतना डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ऊपर आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिका है, पोलर बियर ऊपर मिलते हैं और पेंगुइन्स नीचे मिलती हैं साउथ साउथ यानी कि साउथ पोल पे, ठीक है। उसके बाद है देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। सिंपल सी बात है, अंटार्कटिका में कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। उसको बेसिकली एक साइंस कॉन्टिनेंट कहा जाता है, कि विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च वगैरह चलती रहती हैं। अलग अलग देशों ने अलग अलग रिसर्च अपनी लैब्स वहाँ पे खोल रखी हैं, तो रिसर्च स्टेशंस बना रखे हैं वहाँ पे। तो कुछ कुछ समय के लिए कुछ लोग वहाँ पे जाते हैं अलग अलग देशों से, वे लोग रिसर्च करते हैं और उसके बाद वहाँ से वो आ जाते हैं। मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। इंडिया में भी इंडिया के 3 स्टेशन हैं। कौन कौन से हैं? मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। तो भारत के जो 3, आप कह सकते हैं कि 3 जो स्टेशन हैं वहाँ पे, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ जा सकते हैं। 4 नाम दे देगा आपको, पूछ लेगा इनमें से कौन सा स्टेशन भारत का अंटार्कटिका में नहीं है। तो मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती तो है, जो चौथा ऑप्शन जो दे रखा होगा वो नहीं होगा। ये सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा रोक के वीडियो को। नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब है जहाँ से भी पानी से मतलब होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर का मतलब होता है जहाँ भी ज़मीन से मतलब होता है। तो हाइड्रोस्फीयर की अगर बात करूँ तो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्योंकि अर्थ ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं अर्थ को? क्योंकि अगर अर्थ को आप यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में अर्थ से बाहर निकल के देखेंगे तो आपको पृथ्वी नीली कलर की दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि इट हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पानी है पृथ्वी पे, ओशंस में, सीज़ में, तो इस वजह से धरती नीली दिखती है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। 71% पानी है और सिर्फ 29% ज़मीन है। फिर भी पूरी दुनिया में पानी की कमी है, क्योंकि ये पानी जो है पीने योग्य नहीं है, खारा पानी है, नमक का पानी है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, हमें साफ़ पानी की ज़रूरत है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर के अंदर पानी जिस भी रूप में हो, सभी रूप में काउंट कर लिया जाता है, चाहे वो पानी के रूप में हो, लिक्विड रूप में हो, चाहे वो गैस हो, वाटर वेपर हो, चाहे वो बर्फ़ हो, स्नो हो, किसी भी रूप में हो, सभी जितने भी रूप में पानी है वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर काउंट कर लिया जाता है। एज रनिंग वाटर इन ओशंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स। तो जो बहता हुआ पानी है ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में, आइस है ग्लेशियर्स में, अंडरग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर का पानी है, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, सभी के सभी हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ फाउंड इन दी ओशंस, है ना। 97% से ज़्यादा जो पृथ्वी का पानी है वो समुद्र में पाया जाता है, और ये टू सॉल्टी है फॉर ह्यूमन यूज़, यानी इंसान उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा नमक है। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स। उसके बाद 97% जितना भी पानी है भारत में, जैसे भारत नहीं पूरी दुनिया में, अर्थ पे यानी कि 71% पानी है ना। 71% का 97% अगर आप कहेंगे तो ये तो समुद्र में है, यानी कि महासागरों में है। बाकी बचा 71 का सिर्फ 3%। ये जो 3% पानी है, अब ये अलग अलग तरह से सोर्स में बटा हुआ है। कुछ पानी तो इन 3% में से बहुत सारा पानी शीट्स में है, ग्लेशियर्स में, यानी कि आइस शीट जो है, बर्फ़ की जो चदरें बनी हुई हैं, जो ग्लेशियर्स हैं अंटार्कटिका में, आर्कटिक में, या पहाड़ों पे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया भारत में। तो ऐसे करके दुनिया भर के ग्लेशियर्स है पूरी दुनिया में, तो उन जगहों पे जो आइस शीट्स में है या ग्लेशियर्स में पानी भरा हुआ है। और अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर है, जो भी हम बहुत इजीली, जैसे कि हैंड पंप लगाकर, सबमर्सिबल मोटर लगाकर जो हम पानी निकालते हैं ज़मीन के अंदर से। एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज़ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन, यानी कि बहुत कम अमाउंट का पानी ऐसा है जो इंसान के लिए अवेलेबल है, कि इंसान यूज़ कर सकता है या कोई भी जानवर यूज़ कर सकता है। जो लैंड में रहने वाला जानवर है, जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जो भी ज़मीन पे रहते हैं, वो सभी साफ़ पानी पीते हैं, मीठा पानी पीते हैं, वो नमक का पानी नहीं पीते। तो ये सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है ओशंस। तो ओशंस जो हैं वो हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 97% जो पानी है पूरे पृथ्वी का, वो ओशंस में ही है।
ये सभी इंटरकनेक्टेड हैं, ये मैंने कल भी बताया था आपको, यानी कि पिछली वीडियो में बताया था आपको। जो आप अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको ये बताया गया है कि सारे समुद्र, सारे महासागर जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एक भी ऐसा महासागर नहीं है जिसको आपको पार करके जाना हो किसी ज़मीन को और वो आप समुद्र के रास्ते वहाँ पे ना पहुँच पाओ। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, है ना, जो समुद्र का यानी कि महासागर का जो पानी होता है ये हमेशा मूव करता रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर आर द वेव्स, है ना, तो किस किस तरह से वाटर जो है ओशन का मूव करता है, वेव्स के रूप में, है ना, टाइड्स के रूप में और ओशन करंट्स के रूप में, है ना। वेव्स तो, टाइड्स तो हमने पढ़ी है कि ज्वार भाटा आती हैं, है ना, वेव्स आती हैं। ओशन करंट्स क्या है, ओशन करंट होती हैं दो तरह की, कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट, है ना, जैसे कि जो इक्वेटर से जाती है, हालांकि ये भी हम पढ़ेंगे, ये थोड़े से आगे आएगा। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब हमें ये पढ़ाया जाएगा कि कोल्ड ओशन करंट क्या होती है और वार्म ओशन करंट क्या होती है। तो ओशन करंट्स इतनी होती है कि पानी की बहुत बड़ी धारा होती है, वो समुद्र में ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, काफ़ी लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करती है ये। ओशन करंट्स के वजह से कई सारे देशों का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो मॉनसून का सिस्टम है, बारिश का सिस्टम है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उस पर, बहुत ज़्यादा वेरी करता है ना, बहुत ज़्यादा। अगर ओशन करंट्स को चलने में कुछ दिक्कत हो गई या ओशन करंट्स में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कई जगहों पे बारिश हो सकती है और कई जगहों पे बाढ़ भी आ सकती है। तो दोनों तरह की परिस्थितियाँ बन सकती हैं। तो ओशन करंट्स का पूरा सेपरेट एक टॉपिक पढ़ेंगे जब आगे क्लासेस की एनसीईआरटी चलेंगी। द फाइव मेजर ओशंस, पांच मेजर ओशंस कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक है, इंडियन ओशन है, सदर्न ओशन है और आर्कटिक ओशन है। ये साइज़ के अकॉर्डिंग भी है, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, सबसे बड़ा, उससे छोटा अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे आप ऐसे एरो लगा सकते हैं। उसके बाद हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, फिर सदर्न ओशन है, यानी कि जो अंटार्कटिका वाला महासागर है उसको सदर्न ओशन कहते हैं, और उसके बाद आर्कटिक ओशन है जो सबसे ऊपर है नॉर्थ पोल पे, ये सबसे छोटा ओशन है आप कह सकते हैं। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट, पैसिफिक सबसे बड़ा है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, धरती का 1/3 हिस्सा, यानी कि 33% हिस्सा कम से कम पैसिफिक ओशन ने अकेले ही घेर रखा है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इससे कि पूरी पृथ्वी का अगर 1/3 हिस्सा उसने घेर रखा है तो वो अपने आप में कितना बड़ा है। मैरियाना ट्रेंच जो है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था हमने, ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी थ्रू एनसीईआरटी की, कि मैरियाना ट्रेंच जो है वो जो डीपेस्ट पार्ट है धरती का, 11,000 मीटर से भी ज़्यादा का जो गहराई है उसकी, तो वो किस महासागर में लोकेट करता है? वो पैसिफिक ओशन पे ही लोकेट करता है। पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, लगभग लगभग ये सर्कुलर ही है। और ये किस किस को टच करता है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को ये टच करता है। अटलांटिक ओशन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, अटलांटिक जो है सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, ये एस शेप में है, ये भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो अटलांटिक ओशन है वो आपको ऐसे एस शेप में मिलेगा। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड। तो देखिए यहाँ पर अगर अगर आप देखेंगे कि ये मान के चलिए ये महासागर है अटलांटिक, है ना, ये नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, नीचे दक्षिणी अटलांटिक। तो इधर देखेंगे तो इधर कॉन्टिनेंट कौन से हैं? ये अगर मैं ऐसे बना दूँ कॉन्टिनेंट यहाँ पे, तो ये ऊपर तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये नीचे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो इसके इसके लगता हुआ ये अटलांटिक ओशन है। फिर यहाँ पे इधर यूरोप है और नीचे ये नीचे अफ्रीका है ना, यहाँ पे नीचे अफ्रीका है। तो बीच में यानी इधर तो अमेरिका है, इधर यूरोप और अफ्रीका है, और उन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज़ हाईली इंटेंडेड, यानी कि जो कोस्ट लाइन है, यानी कि जो तट रेखा है इसकी अटलांटिक ओशन की, बहुत ज़्यादा कटी फटी है, इंडेंटेड है। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। तो ये जो लाइन, कटी फटी लाइन जो है, जो समुद्री रेखा है, जो तट रेखा है, बहुत जगह टूटी हुई है, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा जो प्राकृतिक हार्बर हैं या पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट जो हैं, बंदरगाह जो हैं, वो मिल जाते हैं इस एरिया में। इंटेंडेड का मतलब क्या होता है वो आप देख सकते हैं कि देखिए ये डबलिन, डबलिन यानी कि आयरलैंड कंट्री को दिखाया गया है, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इधर समुद्र है सारे में, है ना, ये समुद्र है, इधर समुद्र है। तो अब ये जो समुद्र है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितने कटी फटी लाइन है ना, स्मूथ नहीं है ये बिल्कुल, ऐसे नहीं तो स्मूथ भी हो सकता था, ये स्मूथ ना होकर क्या है, बहुत ज़्यादा कटी फटी लाइन है, तो इसको इंटेंडेड कोस्ट लाइन बोलते हैं। और इसके वजह से बहुत ज़्यादा जो नेचुरल हार्बर्स होते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं, वो मिल जाते हैं, जिससे कि उस देश को या उस जगह को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अपने शिप्स वगैरह को वहाँ पर खड़ा करने के लिए, रोकने के लिए। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन, यानी मैं अगर अटलांटिक महासागर की बात करूं जो कि एस शेप का महासागर है, कॉमर्स की रूप में अगर बात की जाए, यानी कि व्यापार के रूप में अगर बात की जाए, तो वो अपने आप में सबसे बिजिएस्ट
ओशन है, सबसे बिजिएस्ट महासागर है, उसमें ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा उसमें व्यापार होता है उस महासागर के थ्रू। इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जो किसी देश के नाम पे रखा गया है, यानी कि भारत के नाम पे। बाकी कोई भी किसी भी देश का नाम सदर्न नहीं है, किसी भी देश का नाम अटलांटिक नहीं है ना। इंडिया का नाम इंडिया है तो इंडिया के नाम से इंडियन ओशन पड़ा है इस महासागर का नाम। द शेप ऑफ द ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। अगर हम हिंद महासागर की बात करें, इंडियन ओशन की बात करें, तो ये लगभग लगभग किस शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है। इन द नॉर्थ में अगर इंडियन ओशन के देखेंगे तो ऊपर एशिया है, उसके बाद वेस्ट में अफ्रीका है और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने आपके रूम में वर्ल्ड मैप लगा हुआ है तो एक बार आप इस वीडियो को सुनते सुनते वर्ल्ड मैप के सामने जा सकते हैं और देख सकते हैं कि हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट बैठेगा, वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट बैठेगा और ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मिलेगा। द सदर्न ओशन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। तो जो सदर्न ओशन है वो किसके चारों तरफ है, वो अंटार्कटिका के चारों तरफ है। एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड, यानी कि फिर उसके बाद फिर वो 60 डिग्रीज से साउथ लैटिट्यूड से नॉर्थवर्ड एक्सटेंड करता है। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक ओशन ऊपर है नॉर्थ पोल पे, आर्कटिक सर्कल पे, और ये नॉर्थ पोल के चारों तरफ है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन। ये जो आर्कटिक ओशन है ये पैसिफिक ओशन से कनेक्ट होता है एक नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर से, जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आप पता कर पाएंगे या पहचान पाएंगे कि आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन एक जगह मिलते हैं, जो रशिया और यूएसए का आप कह सकते हो रशिया और यूएसए को सेपरेट भी करता है वो हिस्सा, वो वहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे, अगर आप मैप देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे मैं समय लूँगा आपका और यहाँ पे मैप बनाऊँगा, तो आप देखेंगे तो ये इस तरह से, ये मान के चलिए ये एशिया है। ठीक है, ये एशिया है तो ये ऊपर रशिया का पार्ट है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर, ठीक है, ये अब आप देखें ये अमेरिका है, तो ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे अलास्का है। ठीक है, ये रशिया का साइबेरिया वाला रीजन है, तो ये रशिया का साइबेरिया वाला रीजन और ये अलास्का वाला रीजन, इसके ऊपर तो आर्कटिक ओशन है ना। ये तो ऊपर तो अगर आप देखेंगे, वेट, तो ऊपर तो आर्कटिक महासागर है और नीचे यहाँ पे क्या है, नीचे यहाँ पे यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। अगर यहाँ पे पैसिफिक ओशन है और ऊपर आर्कटिक ओशन है तो यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो जगह है ये क्या होता है, यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, इसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फिर, इट इज़ बाउंड बाय नॉर्थ कोस्ट ऑन नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है और यूरेशिया है। नेक्स्ट आती है बात एटमॉस्फेयर की। द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस। तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, एक लेयर ऑफ गैस है जो चारों तरफ पृथ्वी को घेरे हुए है। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्लानट। तो एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है प्लानट का। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ, है ना। ये प्रोवाइड करता है किस चीज़ को, जो हवा हम सांस लेते हैं। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। देखिए जो सन की हानिकारक जो किरणें होती हैं उनसे हमको बचाता है ओजोन लेयर के थ्रू, ये हमें पता होना चाहिए। और जो सांस हम लेते हैं, जो जिस हवा को हम सांस में लेते हैं वो वहाँ में ऐसे मिलती है। एटमॉस्फेयर जो है करीब करीब 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर जो है 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, वो अभी आगे हम पढ़ेंगे। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इसको फिगर के थ्रू देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अगर आप फिगर में थ्रू देखेंगे तो यहाँ पे ज़मीन है ना, ये ज़मीन है तो सबसे ऊपर की लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में देखिए यहाँ पे समझा रहा चाह रहा है वो आपको कि यहाँ पे आप हॉट एयर बैलून या प्लेन उड़ाते हैं। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर के बाद ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे ओजोन लेयर भी है। उसके बाद आता है मीजोस्फेयर की जब रॉकेट वगैरह जो जाते हैं वो यहाँ से पार होके जाते हैं। फिर आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के बाद आता है एग्जॉस्फेयर और यहाँ पे सैटेलाइट भी होती है ना। सैटेलाइट्स भी यहाँ पे होती है और हिंदी में भी देखिए लिखा हुआ है। हिंदी में सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर का मतलब शोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब समताप मंडल, मीजोस्फेयर का मतलब मध्य मंडल, उसके बाद थर्मोस्फेयर का मतलब आयन मंडल और एग्जोस्फेयर का मतलब बाहिर मंडल। तो ऐसे करके ये सभी लिखा हुआ भी है इसमें, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पे थे। इसके बाद आता है कि हमने ये देख लिया कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर 5 तरह की लेयर हैं। एटमॉस्फेयर जो है वो उसके अंदर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ज़्यादातर। अगर हम देखेंगे हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को देखेंगे, उसमें मेजरली जो आपको मिलेगा वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। 99% जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना देते हैं। बाकी 1% जो है, बाकी जितनी भी रिमेनिंग गैसेज हैं पूरी पृथ्वी पे, वो करीब करीब सिर्फ 1% है। बाकी 99% किसने कवर कर दिया, नाइट्रोजन ने और ऑक्सीजन ने।
तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है, और दूसरी गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और दूसरी गैसेज जितनी भी हैं तो वो 1% है वॉल्यूम से। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है पूरे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन है। उसके बाद कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है। उसके बाद कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, आर्गन है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आर्गन है, उसके बाद CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आर्गन के बाद आती है। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, है ना, थ्रू वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए ऑक्सीजन तो हमें सांस लेने में हेल्प करती है, हमें जीने में हेल्प करती है, साथ साथ नाइट्रोजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं उनका जो ग्रोथ है, उनकी जितनी भी ग्रोथ होनी है, बढ़ोतरी होनी है, वृद्धि होनी है, वो सब नाइट्रोजन की हेल्प से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट इज इंपॉर्टेंट एज इट अब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, देयरबाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, आज हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यही बात आती है कि CO2 नहीं रहनी चाहिए, CO2 ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन क्या CO2 के ख़त्म होने से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि प्रकृति ने, नेचर ने अपने आप को इस तरह से बैलेंस किया हुआ है कि CO2 की अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। CO2 क्या हेल्प करता है कि मान लेते हैं अगर ये पृथ्वी है और यहाँ पे सन है, और सन की रेज़ अगर पृथ्वी पे आ रही हैं, तो पृथ्वी पे आई सन की रेज़, अगर एटमॉस्फेयर ना हो, मान के चल रहा हूँ कि ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या हेल्प करता है? एटमॉस्फेयर ये हेल्प करता है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट CO2 है बेसिकली, मेजरली CO2 जो है वो ये हेल्प करती है, जो भी सन की रेज़ आती हैं वो सन की रेज़ को आने तो देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता। इससे क्या होता है, इससे धरती का जो टेम्परेचर है मेंटेन रहता है, धरती के अंदर गर्माहट बनी रहती है। यानी इससे क्या होगा, अगर धरती पे ये एटमॉस्फेयर ना हो, अगर धरती पे एटमॉस्फेयर ना हो तो धरती मून जैसा हो जाएगा। यानी कि जिस टाइम पे, जिस साइड पे मून पे सूरज की रोशनी पड़ती है, वहाँ पे टेम्परेचर 400 डिग्री तक पहुँच जाता है ना, 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा। और जहाँ पे मून पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, वहाँ पे -150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है। दोनों ही कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे आप जी नहीं सकते, दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। ना तो पर्सन 400 डिग्री सेल्सियस में जी सकता है, ना -100-150 डिग्री में जा सकता है। एटमॉस्फेयर होने की वजह से ये फ़ायदा होता है कि टेम्परेचर हमेशा मेंटेन्ड रहता है, कि जो रात में धीरे धीरे जब सूरज की रोशनी नहीं होती तो धरती बिल्कुल ठंडी नहीं हो जाती, -150 -100 डिग्री टेम्परेचर नहीं पहुंचता। धरती का टेम्परेचर रात में 20 डिग्री 25 डिग्री तक मेंटेन रहता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसने CO2, उसमें प्रेजेंट जो CO2 थी उसने हीट को ट्रैप कर लिया धरती पे। अब दिक्कत क्या आती है, जो क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग जब इसको हम बोलते हैं, वो यही हो रही है। अगर ये CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो वो और ज़्यादा गर्मी को धरती के अंदर कैप्चर करना शुरू कर देगी, रोकना शुरू कर देगी। यानी CO2 की वो प्रॉपर्टी जो गर्मी को रोकती थी, जो हमारे लिए एक आशीर्वाद था, CO2 की मात्रा बढ़ने की वजह से वो हमारे लिए एक अभिशाप बन जाती है, यानी कि बेन हो जाती है। पहले ये बून हुआ करती थी, तो इसलिए कहा जाता है कि CO2 की मात्रा को बढ़ना नहीं चाहिए। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने पढ़ लिया। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। CO2 जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो CO2 को ही अब्जॉर्ब करते हैं। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो हाइट के साथ वेरी करती है। जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर बढ़ेंगे, आपको जो हवा की डेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। जैसे जैसे आप पहाड़ पर चढ़ते चले जाते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते जाते जो एटमॉस्फेयर है वो कम होने लगेगा। इट इज़ मैक्सिमम एट सी लेवल। जो एटमॉस्फेयर है वो सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप बहुत आसानी से सांस ले सकते हैं। और डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर की जो मात्रा है वो कम होती चली जाएगी। क्लाइंबर्स जो हैं उनको प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, क्योंकि धीरे धीरे डेंसिटी ऑफ एयर कम होने लगती है। जैसे जैसे वो पहाड़ चढ़ते रहेंगे तो जो सांस लेने में उनको दिक्कत है वो होने लगेगी। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाने पड़ते हैं। टेम्परेचर भी घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, पहले टेम्परेचर घटेगा। थर्मो जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर में पहले टेम्परेचर घटेगा, लेकिन बाद में जब हम थर्मोस्फेयर में जाएंगे, एग्जॉस्फेयर में जाएंगे, वहाँ पे टेम्परेचर वापस बढ़ने लगता है। वो भी हम डिटेल में आगे पढ़ते रहेंगे। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है एक प्रेशर लगाता है धरती पे। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये जो है एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है जगह जगह पे डिपेंड करता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। कुछ एरिया में हाई प्रेशर होता है, कुछ में लो प्रेशर होता है। एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, और मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड। तो चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये हाई प्रेशर क्या है, लो प्रेशर क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट, सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है, तो एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये फिगर हमने देख ही ली है। बायोस्फीयर वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा, इसको पढ़ते रहिएगा, वीडियोज़ को बार बार देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको सजेशन भी दे सकते हैं। मान लेते हैं इनकेस आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।